अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बहुत अहम दौरा हुआ पाकिस्तान के अंदर चाइना और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का, और जिस अज़्म का इजहार किया गया वो ये था कि ये ममालिक तीनों मिलके इस रीजन की तरक्की के लिए काम करेंगे और बिलखसूस अफ़गानिस्तान को स्ट्रेंथन करने की बात की गई। एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसका 1.5 ट्रिलियन मिनरल्स का रिसोर्स है और जो अनयूटिलाइज्ड है, उस वो पोटेंशियल अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसमें चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन ये मौशी ताल्लुकात किस तरह से मजबूत होंगे जब तक अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलती। रिसेंटली दोहा में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग थी जिसमें 25 ममालिक के नुमाइंदगान मौजूद थे, लेकिन सरप्राइजिंगली अफ़गानिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं था। और आमतौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से होने वाली बैन अवी सतह पर जो बातचीत होती है उसमें अफ़गानिस्तान से हार्डली कोई होता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप किस तरह से फिर अफ़गानिस्तान के मसाइल को हल करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और एक तरफ अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल नहीं कर पा रहा और उनके जो आला सतह के अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो फ़्लो में दौरे कर सकें। लेकिन एक एग्जाम्पशन हमने देखी, वो पाकिस्तान आए और यूनाइटेड नेशन के होने वाले सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जो चाइना और रशिया का मौक़िफ़ था उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस हवाले से तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ जन नईम लोधी साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साद रफीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। खुर्शीद कसूरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। जन लोधी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूँ। सर, ये दोहा में जो कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बुलाई, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। क्यों नहीं अफ़गानिस्तान का जो मसला है ये अब तक ममालिक ये तय क्यों नहीं कर पा रहे कि वो किस एजेंडे से शुरू होना चाहिए? पहले कंडीशंस आती हैं, फिर हम अफ़गानिस्तान के मसाइल की बात करते हैं, पर जो डायरेक्शन है वो बड़ी अनक्लियर नज़र आती है। और आपने अच्छा सवाल पूछा और अच्छा है कि मुझे मौका मिलेगा इसका जवाब देने का। देखें, बात यह बहन कि तमाम मुल्कों की जब आप बात करती हैं, दुनिया की बात करती हैं, तो अफगानिस्तान के सिलसिले में सबके इंटरेस्ट एक जैसे नहीं है। जैसे आपने कहा कि भी उसके बगैर ही अफगान रिप्रेजेंटेशन के बगैर ही आप अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला करना चाह रहे हैं। तो असल में बात यह है कि बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका और वेस्ट जो अमेरिकन एलाइज हैं वो इस हुकूमत से खुश नहीं है जो कि वहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत है। और वजूहात में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। वो इस चीज़ के मुंतज़र थे कि कब वहाँ पर खाना जंगी शुरू हो, कब वहाँ पर हालात और ख़राब हों। उन्होंने उनके पैसे भी रोके, वहाँ पर कोई इंटरनेशनल NGOs ने भी कोई शरारत करने की कोशिश की, और भी बहुत सारे उनके शाखसाने हैं, लेकिन वो लोग कायम रहे। और अब एहसास हुआ है दुनिया को कि ये तो इनको हटाना मुश्किल है, इनके साथ ही चलना पड़ेगा। अभी सोचो बचाव दूसरी जाए। उसके अलावा जो चाइना है वो अपने इनरोड्स बनाता रहा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता रहा, वह लोगों को भेजता रहा। ये तो हम जैसे पाकिस्तानी मुल्क जो कि अपना इंटरेस्ट देख ही नहीं पाते और दूसरों की लाइन टो करना चाहते हैं, उन्होंने ये उनके साथ शामिल हो गए कि जी दुनिया मानेगी तो हम मानेंगे और रीजन का अप्रोच होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, रीजनल अप्रोच होनी चाहिए। तो उस रीजनल अप्रोच, जैसे अभी चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिले हैं, दिस इज द रीजनल अप्रोच। इसमें आप साथ मिलाएं, ईरान को मिलाएं, आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज को मिलाएं, और वो जो लोग इनके लिए प्रॉब्लम खड़ा करना चाहते हैं उनसे अलग होकर इनसे बात करें। तो मेरा ख्याल है कि रिकग्निशन भी शुरू हो जाएगी, आना जाना भी शुरू हो जाएगा। और अब रिकग्निशन हो या ना हो, पाकिस्तान को अपना जो इंटरेस्ट है वो देखना चाहिए। सबसे लंबी सरहद है हमारी अफगानिस्तान के साथ, एथनिक अफिनिटीज हैं उनके साथ, और आना जाना, और फिर ठीक है आपको जल पता साहब, है आप और काइंडली मेरे मसाइल हैं। साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, जब 2021 में 2022 में इनखला हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जो कंट्रीज़ थी वो यही इंतज़ार कर रही थी, स्पेशली चाइना और रशिया, जिनकी इंक्लिनेशन थी स्ट्रेटजिकली अफगानिस्तान की तरफ, कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए थोड़ा एहतियात कर रही थी। लेकिन अब रशिया का एक बाकायदा पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है अफगानिस्तान को लेके, चाइना का नज़र आता है, उनके माहदे हो रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पे की यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पूरे पूरे डेलीगेशंस आते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, रुकते हैं, पर्टिकुलरली काबुल में पढ़ाते हैं, और ये इस बात पे ये मैसेज कन्वे करते हैं कि चाइना के अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम जब अफ़गानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे डिप्लोमेटिकली इंगेज नहीं होगा तो पाकिस्तान और चाइना की जो भी कोशिशें हैं उनमें उनमें वज़न कैसे पैदा होगा? ये तो वन साइडेड एफर्ट रही फिर। ब्रिगेडियर साहब देखिए, उसूली तौर पे तो अफगानिस्तान में एक हुकूमत है
और वो एक डिफैक्टो रेजीम है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनके साथ एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी और बाकी दुनिया को भी उनके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, और इस उम्मीद के ऊपर कि वो किसी न किस तरह अपने जो पॉलिसीज हैं उनकी उसमें थोड़ी सी लचक पैदा करें, ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और बाकी जो ममालिक हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान को भी उसके ऊपर कोई सोच विचार करनी चाहिए। जब से ये हुकूमत आई है वहां पर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, और वो 4-5 दहशतगर्द ग्रुप हैं जो वहां पर मुकीम है, और पाकिस्तान की जो टीटीपी है वो खासकर पाकिस्तान को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और क्रॉस बॉर्डर जो है एक टेररिज्म वो वहां से निकलती है और पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों को मारती है। वो अफवाज भी है उसमें और आम लोग जो है उसमें वो उनको नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपने चाइनीज जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था उनकी बात सही थी कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के जो लोगों को तशवीश है उसके ऊपर अफगानिस्तान को काम करना चाहिए, और जो दोहा में उन्होंने फरवरी 29 वाली एग्रीमेंट है उसके मुताबिक उनको चलना चाहिए। अभी अफगानिस्तान में मसला यह है कि वहां की हुकूमत उनको परवाह नहीं है कि उनको कोई तस्लीम करे या उनको तस्लीम ना करे। बाकी दुनिया को भी फिलहाल कोई खास दिलचस्पी नहीं है अफगानिस्तान में। लेकिन इसमें जो अफगान अवाम है, आम अफगान जो है वो बहुत मुसीबत ज़दा है इस वक्त। वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रहा है, देखिए साहब, बल्कि मैं हो बस गया एक है नुक्ता वहां ऐड करना पर। चाहती हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि दुनिया के बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर। एक तरफ वो ये कहते हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि दिस रिसेंटली उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद काबुल। तो फिर इससे ज़्यादा राइट टाइम और क्या होगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वर्स्ट मतलब है कि ह्यूमैनिटेरियन उन्होंने क्राइसिस। वो कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, सेंट्रल एशिया भी कर रहा है। लेकिन कुछ दो कदम आपको अफगानिस्तान की तरफ से भी नजर आने चाहिए ना। जब तक उनकी पॉलिसीज में कोई लचक नहीं पैदा होगी, वो इस तरह की हार्ड लाइन पॉलिसीज रखेंगे, और ये जो दहशतगर्द ग्रुप उनकी सरजमीन के ऊपर कायम है जिसमें एटम भी शामिल है जो चाइना को खतरा पेश करता है, IMU है जो पाकिस्तान को और सेंट्रल एशिया को खतरा पेश करता है, एक दाइश है जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक ग्रुप साबित हो सकता है, अलकायदा के कुछ रेमिनेंट्स वगैरह वहां पर हैं। तो मतलब है कि इसके ऊपर जब तक अफगान हुकूमत इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं करेगी और कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या लचक नहीं दिखाएगी, तो वो कैसे फिर आगे दुनिया बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में दुनिया करना चाहती है। पाकिस्तान ने यहाँ पर इस्लामिक ममालिक के जो इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग की, कोशिश की कि पाकिस्तान ने कि अफगानिस्तान की किस न किस तरह मदद हो जाए, अफगान अवाम की किस न किस तरीके से मदद हो जाए। लेकिन अफगान हुकूमत की तरफ से कोई उसमें खातिर ख्वाह दिलचस्पी नहीं जाहिर की गई, और वो जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिश की वो सब राय कहाँ चली गई। जी जल साहब, इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि वॉर टॉर्न कंट्री है, आर्मी ट्रेन नहीं थी। ये बात मैं कई दफ़ा कोट कर चुकी हूँ कि जब लास्ट टाइम इंडियन टीचर्स और US टीचर्स ने ट्रेन किया अफगानिस्तान की आर्मी को, तो 70% से ज़्यादा जो अफगान आर्मी थे वो सिग्नेचर नहीं कर सकते थे। आई एम श्योर आपको भी पता होगा ये। तो ये तो उनका हाल था। ये US पुल आउट से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। लेकिन अब हमें ये स्पेस देना चाहिए अफगानिस्तान को कि उनको इवॉल्व होने दें, पहले उनको अपने आप में लाइन अप होने दें, या हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ही करना चाहिए? क्या ये उलट नहीं हो सकता कि पहले हम अफगानिस्तान को समझ जाएं, पहले हम अफगानिस्तान को इन अफगान तालिबान को एक स्पेस दें, उसके बाद हम कंडीशन ज़्यादा लगाएं कि अब ख़वातीन के राइट से बात करें, अब आप यूनाइटेड नेशन से लड़कियों को नौकरी से नहीं निकाल सकते, अब आप लिबास पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें? ये क्या उलट नहीं हो सकता कि पहली वाली शर्त बाद में और बाद वाली शर्त पहले? जी, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल के बड़े साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो उनकी तरफ से कुछ पेशकदमी होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा तसाहुल है, बहुत स्लो है वो। जो आप बात कर रही हैं उसकी मैं तायद करता हूँ। देखें, सिर्फ हमारी डिमांड ही नहीं है, उनको भी तो कोई डिमांड्स होंगी। और मैं आपको चंद एक मिसालें दे देता हूँ। आप ज़रा जाके देखिए कि जब वो बॉर्डर पर आते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, तो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं उनके ट्रक्स की, उनके लोगों की, उनके साथ कैसे सलूक होता है। तो अगर हमने वहाँ पर मिसाल के तौर पे 5 डेस्क बनाए हुए हैं, तो आप 10 बना दें, 20 बना दें, 25 बना दें, लेकिन उनको एक बाइज्जत तरीके से आने जाने का उनके लिए रास्ता बनाएं। आपने शायद वो वीडियोस देखी होंगी, उनकी छोटी छोटी बच्चियां जन ट्रॉलर साहब, के नीचे छुप मैंने कर। खुद चल के बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है जी, अफगानिस्तान अगर वाली आपने साइड से। किया हुआ है जी, तो फिर आप एक और बात मैं जो करना चाहूंगा उसकी आप या तायीद या तरदीद कर दें। वहाँ पे खवातीन का ये एक भी जो काउंटर जी नहीं है।
ये जो यूएनओ ने कहा है कि जी वहाँ पर सख्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और पहले ये कहा जाता था कि जी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से नकल मकानी करके आएंगे पाकिस्तान में, इधर उधर जाएंगे और लोग भूखे मर रहे हैं और लोग बच्चियाँ बेच रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी एक आध मिसाल हो, लेकिन जो सबसे बड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम एक ही है, और वो ख्वातीन का शामिल होना मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में। और उसके लिए मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दूंगा कि ये तो अब 3 साल पहले की बात है ना कि MBS आए हैं सऊदी अरब में, और वहाँ पर ख्वातीन को बड़े राइट्स मिले हैं। कहाँ था ये सारा दुनिया जब उनकी ख्वातीन को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं थी, जब वो 3-3 4 शादियाँ होती थी और वो उनके बगैर सफ़र नहीं कर सकती थी और बुरके में लिपट कर होना था। उस वक्त किसी दुनिया ने कोई बात की कि जी हम आपसे तब ताल्लुकात करेंगे अगर आप ये अपना काम ठीक करें? तो आई एग्री विद यू कि आप उनको अवॉल्व होने में उनकी मदद करें। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लेडी टीचर्स की कमी है या स्कूलों में, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को चाहिए था कि वो ऑफर करते कि हम हमारे तो पश्तो बोलने वाली ख्वातीन बहुत हैं जो अंग्रेजी भी जानती हैं और सब्जेक्ट भी पढ़ा सकती हैं। क्यों नहीं हमने ऑफर किया उनको कि जी हम आपको टीचर्स देते हैं, आप बताएं आपके क्या प्रॉब्लम है? तो उनसे भी तो पूछें कि उनको क्या मसला है। और ये बातचीत वो ज़रा कंजर्वेटिव है, इसमें कोई शक नहीं। उनका जो अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की है हम उसके साथ हम नहीं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो एक मुल्क है, हम एक मुल्क हैं। मुल्कों के जैसे जिस तरीके से रिलेशन होते हैं उस तरीके से आप रिलेशन कायम करें और उनकी मदद करें इवॉल्व होने में, बजाय इसके कि आप ये कहते रहे जब तक वो नहीं करोगे ये नहीं होगा। इंक्लूसिव हुकूमत, किस इंक्लूसिव हुकूमत की बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में वो जो अबॉर्जिन्स हैं कितने हैं हुकूमत में जो कि वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं? तो ये बातें आपको, हमें और पढ़े लिखे लोगों को समझनी चाहिए कि दुनिया के मयार जो हैं वो अलग अलग है। एक ही बात है मेरी बहन, और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वो नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे वेस्ट एंड अमेरिकन, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन्वेस्ट करके खुशहाल हो जाएं। वो नहीं चाहते कि सीपैक चले और यहाँ पर रेल पेल हो जाए और ये इनका आपस में अच्छा एक माहौल बन जी जाए। ठीक है जान साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो जो हम चाहते हैं। एक मिनट जी जान साहब, मिनट दे दें। TTP को हमारे दुश्मन एजेंसी जो है ना स्पॉन्सर कर रही थी, और इन्हीं में से बहुत सारे लोग थे उस वक्त। ये इनको मतलब कोई कुछ बुरा नहीं लग रहा था। हाँ हमें बहुत तकलीफ है TTP से, हम ये दूर करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ओवरऑल अपना इंटरेस्ट देखकर अपना अलग से, और अभी ये 15-20 मुल्क हैं जो अपना अलग से यहाँ पर इंटरेस्ट लुक आफ्टर कर सकते हैं। दुनिया सिर्फ अमेरिका नहीं है, जन दुनिया साहब यहाँ और पे लोगों मुझे एक पर ब्रेक लेनी है, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि वर्केबल सोल्यूशन फिर किस तरह से आ सकता है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब फिर इमेजिन करें कि वर्केबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान की साइड पे रशिया भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और रशिया और चाइना की वजह से इस पूरे इशू का वेट बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। इवन रिसेंटली रशिया ने एक स्टेटमेंट दी कि जो इनफैक्ट एग्जैक्टली ये कहा गया, टू रिटर्न स्टोलन अफगान फंड्स एज यूनाइटेड नेशन सीक्स एंड टू विमेन बैन, कि आपने जो पैसे चुराए हैं वो वापस करें। तो अगर रशिया इतना टफ स्टैंड ले रहा है तो इसका फिर असर भी तो नजर आना चाहिए हमें। देखिए, ये जो वेस्ट की डिमांड्स है ना, मैं उसका ये काउंटर करता हूं कि सबसे पहले एक आदमी को रोटी और छत चाहिए। बाकी उसका बाहर में बुरका में निकलना है या तालीम हासिल करनी है या बाकी उसको जो सहूलियात है जिंदगी की, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अल्लाह का वास्ता है उनको कोई फूड क्राइसिस है, उनको मेडिकल की क्राइसिस है, तो आप पहले ये खत्म करें। ये बात की बातें हैं कि उसने बाहर निकलना है, बुरके में निकलना है कि नहीं निकलना है। तो ये जो है इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेस्ट को पहले समझाएं कि आप जो इनके पैसे रोके हुए हैं अभी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि उनके अपने पैसे हैं, अपना फॉरेन एक्सचेंज है, और वो अमेरिका जो है उसके ऊपर बैठ गया है और वो उनको रिलीज नहीं करता है। जिससे कौन सफर कौन करता है? अफगान तालिबान तो नहीं करते हैं। अफगान तालिबान तो उनको मेडिकल भी अवेलेबल है, उनको रोटी भी अवेलेबल है, उनको छत भी मुयसर है, सब कुछ है उनके पास। ये गरीब अफगान जो है, खवातीन खासकर जो है, जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है ये पैसा होना चाहिए ताकि उनकी जो है मुश्किलात में आसानी पैदा की जाए। अभी दूसरी बात यह है कि अफगान तालिबान को भी कुछ बात करनी चाहिए।
अभी मेरी बात हुई थी अफगान काउंसिल जनरल जो पेशावर में है कि जी वो जो है जब तक हमें वो ना मिले, सेग्रीगेटेड माहौल ना मिले तो हम तालीम नहीं कर सकते हैं। मैंने उसको बताया, मैंने कहा जी मैं अफगानिस्तान में रहा हूं, मुझे आप ये बताएं कॉलेज तक तो सेग्रीगेशन है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वहां पर सेग्रीगेशन नहीं थी। और वहां पर सेग्रीगेशन का जो है मामला हल हो सकता है कि आप क्लासरूम्स को सेपरेट कर दें, आप उसके अंदर पर्दा कर दें, कुछ और कर दें, लेकिन स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जो है और कॉलेजेस के अंदर सेग्रीगेशन है। जैसे पाकिस्तान में है, लड़कियों के कॉलेज अलहदा है, लड़कों के कॉलेज अलहदा है। मैंने कहा पाकिस्तान में सेग्रीगेशन है, सिवाय प्राइमरी स्कूल के बाकी तो तमाम एजुकेशन हमारी सेग्रीगेटेड है, सिवाय पोस्ट ग्रेजुएशन। यस, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारी सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप सेग्रीगेशन करें। उसके बाद जवाब नहीं था। ये उन्होंने गलत एक स्टांस लिया हुआ है कि तालीम जो है औरतों को वो नहीं दे रहे हैं। इसको दुनिया पकड़ लेती है और उसके ऊपर उनके लेकिन ब्रिगेडियर साहब, क्या एक पॉइंट अफगान तालिबान की फेवर में जाता है कि उन्होंने कंपैरेटिवली पीस किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर कंपेयर पहले से? बहुत मतलब है कि नहीं, मतलब है कि जो पिछली रेजीम है जो उसके अंदर करप्शन थी, जो ड्रग माफिया थे वहां पर, जो वेपन्स के माफिया थे वहां पर, जो औरतों की हुकूक की पामाली वहां पर हो रही थी और प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी और बच्चों के जो है वो खरीद फरोख्त हो रही थी, वो तमाम चीजें बंद हो गई हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि उसमें जो है इस रेजीम ने कोई चेंजेस नहीं लेके आए। बहुत मुस्बत चेंजेस हैं, लेकिन उनको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए और पाकिस्तान मेरे ख्याल में उनकी बहुत मदद कर सकता है, बल्कि करना चाहता है। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करें, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा जो है वो लचक जब ये पैदा करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कहा है ना कि दहशतगर्द ग्रुप आप अपनी जमीन पे जरा थोड़े से इनको कंट्रोल करें। चाइनीज ने भी वो किया है। तो चाइना एक मैसिव इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर सकता है, रशिया कर सकता है, सेंट्रल एशिया के साथ वो है, ईरान कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है। तो जब ये थोड़ी सी लचक पैदा करेंगे अपनी पॉलिसीज में, मेरे ख्याल में ये रीजनल कंट्रीज की रिकग्निशन आ सकती है। अगर उनको खतरात ना हो तो इन रीजनल कंट्रीज की जो है रिकग्निशन अफगानिस्तान की तरफ आ सकती है और इसका फिर डोमिनो इफेक्ट होगा, फिर सब आएंगे। हिंदुस्तान नहीं आया, उन्होंने एक अपनी जो एम्बेसी है उसको चालू तो कर दिया है, मतलब डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हमारी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है। दूसरी जो जनरल साहब ने अभी बात की, मैं जो वीजा रेजीम है, आप वीजा ऑन अराइवल करें, आप तोरखाम के ऊपर बंदे बिठा दें। आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो चल रहा है $2000 में पाकिस्तान का वीजा फरोख्त हो रहा है, जो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती है, बड़ा जुल्म है। वहां के लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, पेशावर में वो मेडिकल, वो पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं, पाकिस्तान में फंड एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तोरखम के ऊपर और जो चमन के बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान के लिए आसानियां पैदा की जाए, अफगान अवाम के लिए आसानी पैदा किए जाए, उनको आने दे यहाँ पर पाकिस्तान में, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्यूमेंट करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि अनडॉक्यूमेंटेड विजिट्स होने चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट करें, वीजा ऑन अराइवल करें, तो उससे बहुत मुश्किलात जो है वो अफगानिस्तान के लिए हल हो सकती हैं। और इसमें अफगान अवाम हमारे जो है ना तरफदार हो जाएंगे। वो जो है इस किस्म की जो पाकिस्तान मुखालिफ वहां पर लोग हैं उनको तकवीत नहीं मिलेगी। काफी वहां पर अफगान मुखालिफ हैं जो हिंदुस्तान की पेरोल के ऊपर है, हिंदुस्तान की पॉलिसी की तायीद करते हैं, उनको कमजोर किया जाए। जी जनरल साहब, ये ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर्स का बॉर्डर, जिसमें कुछ जगहों पे फेंस है, कुछ जगहों पे नहीं है, और जो बॉर्डर क्रॉसिंग का सिस्टम है उसका आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। उसमें आप जो ब्रिगेडियर साहब ये सजेशन दे रहे हैं, क्या हम ऑलरेडी जो 2-3 मिलियन अफगान को ऑलरेडी मैनेज नहीं कर पाए? कि उन्होंने कितनी तरक्की की है पाकिस्तान के अंदर, हमें मेहमान नवाजी का टैग तो मिल गया, लेकिन आज तक हम उसको वी आर बेयरिंग विद इट विद ग्रेस, लेकिन एग्जैक्टली हम ना उनको उतना स्पेस दे सके हैं, बल्कि हमने अपने आप पे भी बहुत बोझ लिया है। और एक यूएस पुल आउट के बाद भी एक कंसर्न था कि ऐसा कहीं दोबारा तो नहीं हो। लेकिन ये जो $7 बिलियन है, इसके बगैर अफ़गानिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? जितना भी ट्रेड कर ले, रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से ये भी ऑफर थी कि कोल को ट्रेड करेंगे, लेकिन वो भी बातचीत अभी उसके बारे में भी कुछ ख़ास रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो जो मुआशी माहदे आप देख रहे हैं या हो रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और उसके अमल दरामद के क्या रिजल्ट्स देख रहे हैं? ये एक तो बात ये है कि बड़ा अच्छे तरीके से अहाता किया है ब्रिगेडियर साहब ने, ये बहुत अच्छा जानते हैं अफगानिस्तान को, उनकी जुबान भी समझते हैं, वहाँ पर रहे भी हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लाकर पता लगाना चाहिए कि भी वो क्या चाहते हैं, और उस तरीके से बहुत सारी बातचीत हो सकती है। ये जो बात है, ये जो आप कह रही हैं कि जिस तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाए, ये तो हमारी कोताही भी है ना। इसमें दोनों साइडें हैं।
आपको ऐसा भी शायद नजर आ रहा हो कि हम मैनेज नहीं कर पाए और वो फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि उन्होंने बहुत सारे कारोबारों के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। ट्रांसपोर्ट के कुछ कारोबार हैं, कुछ बल्कि अब तो पेशावर इस्लामाबाद के के होटल्स में कमरे लेना बड़ा जी मुश्किल जी हो जाता है, किराए के घरों पेशावर के में। कुछ लोग तो जी शिकायत भी करते हैं कि जी जी ये, जी। तो ये भाइयों में बजाय इसके कि ये और प्रॉब्लम पैदा हो, मेरा अपना ख्याल है कि टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी मैं सजेस्ट करता हूँ हम्म कि ये जो रीजनल ममालिक हैं, अब तो दुनिया भी बाइपोलर हो चुकी है कम से कम, अगर मल्टीपोलर नहीं है तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो इंटरेस्टेड हैं, ये कम से कम 10-15 मुल्क बनते हैं। ये मिलकर एक कंसोर्शियम बनाएं और दो काम करें। एक तो उनके साथ जितनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उसको बढ़ाएं और इस चीज़ की परवाह ना करें कि हमने रिकग्नाइज किया है या नहीं किया है। रिकग्नाइज कर लें तो मेरा ख्याल इसमें कोई मजायका नहीं। दिस हाई लेकिन टाइम। जल साहब ये थोड़ा मुझे ये क्लियर शक कीजिएगा कि क्या इंटरनेशनल लॉज के में इसका कुछ कतरन तो नहीं है कि अगर एक मुल्क नहीं, रिकग्नाइज अगर नहीं है। कदगन है इंटरनेशनल लॉ की बहन, आप क्या मुझे मिसाल देती है, कौन से इंटरनेशनल लॉ हैं जो चल मैं रहे हैं एग्जैक्टली आपसे उनको पूछना चाह रही हूँ कि मैं जी जी, अगर कदगन है भी तो जब चाइना रशिया दो परमानेंट वो मेंबर्स हैं, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज करेंगे तो पहले भी हमने किया है। आपको पता है सिर्फ 2 ही कंट्रीज थे जिन्होंने किया होता, या 3 थे। वो करना चाहिए। मैं दूसरे प्रॉन्ग की बात करना चाहता, एक तो ये कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट करें, उनको इनकरेज करें, वो देखें वो क्या मांग रहे हैं। दूसरी बात ये कि यही कंसोर्शियम प्रेशर डालें उनके ऊपर कि ये जो आपके इर्द गिर्द के जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके जो एप्रीहेंशन हैं वो आप दूर करें। तो मेरा ख्याल ये जब आप स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी बनाएंगे, उनके साथ करीबी ताल्लुकात इकोनॉमिक रखेंगे और वो उनके लिए एक लिवरेज आपके लिए बन जाएगी। और दूसरा फिर आप उनको कहें कि जी आप ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये काम आगे चल सकता है। ये जो दुनिया के कहने पे हम जैसा मुल्क जिसका और ये भी मैं आपको बताऊं, इनफॉर्मल ट्रेड बहुत है। मतलब ये कि साफ ज़ाहिर है वो रिपोर्ट नहीं होती है। इनफॉर्मल ट्रेड अफगानिस्तान और पाकिस्तान की और अफगानिस्तान और ईरान की, जी जी, एक एक और हफ्ता कंटेनर्स खड़े रहते हैं। जी जी, तो वो बहुत है। अब इसको फॉर्मलाइज करके बजाय इसके कि बल्कि अच्छा रेवेन्यू सब मुल्क कमाए और उनके साथ एंगेज हो जाए और उसी एंगेजमेंट को लीवरेज बनाकर उनके ऊपर दबाव डालें कि ये काम आपने नहीं करने। मेरा अपना अंदाजा ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है अफगान हुकूमत ने, और उनमें अंदर थोड़े से मसाइल पैदा हुए, थोड़े तितर बितर होना शुरू हुए हैं। तो ये इसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। इधर आए तो हम उनको अच्छी तरह उनकी खबर लें, उधर उनको बताएं कि उनको जगह ना दें, इधर से हम उनको फुल एंगेज करें, जितनी मदद हो सकती है करें, चाहे उनके बैंक स्टैब्लिश करने में, उनके पढ़ाने के लिए अगर लेडी टीचर्स भेजनी है वो करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। स्टॉक एक्सचेंज हमारा बड़ा अच्छा है, उसमें हम उनकी ठीक है मदद जल कर साहब, सकते यहाँ हैं। पे एक ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, ये बताइएगा कि ये रिसेंटली एंगेजमेंट चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की वज़ीर ख़ारजा के थ्रू ये कितना इनकरेजिंग है आपके लिए? वाइल अफ़गानिस्तान इज़ हैविंग अनरिकग्नाइज्ड पोजीशन, तो ये पाकिस्तान एक और बर्डन ले रहा है या कर लेगा पाकिस्तान जो सोच रहा है चाइना के साथ? ये तसलसल है, ये पहली मीटिंग नहीं, ट्राइलैटरल डायलॉग पाकिस्तान और चाइना का चल रहा है, जिससे पहले एक जमाने में क्वाड्रिलैटरल डायलॉग भी चल रहा था, उसमें रूस भी शामिल होता था। तो ये एक अच्छी बात है। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हुआ है, उसकी तालिबान लीडरशिप को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसके दुनिया में दोस्त बहुत ज्यादा नहीं है, और पाकिस्तान उन कम दोस्तों में है। और चीन जो बड़ी कम लिस्ट है, जो चाहते हैं कि वाकईतन अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, और पाकिस्तान तो ये समझता है कि चीन में स्टेबिलिटी आएगी तो जो सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी है। मेरे दौर में जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, काफी प्रोग्रेस हुई थी कासा 1000 पे, ये बिजली का प्रोजेक्ट था। इसी तरह जो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की पाइपलाइन आ रही थी, वो उज्बेकिस्तान से शुरू होकर तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, एक जमाने में जब इंडिया से ताल्लुकात खराब नहीं थे, वो इंडिया भी जानी थी। तो पाकिस्तान का तो फ्यूचर इस बात में कनेक्टिविटी में है। कनेक्टिविटी जो पाइपलाइन के जरिए हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है,
टूरिज्म हो सकता है। पाकिस्तान में जबरदस्त टूरिज्म के मौके हैं। अगर हम अपने मुल्क में और अफगानिस्तान में अगर अमन हो जाए तो आप देखेंगी कि कितना फर्क पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बदनसीबी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान लीडरशिप है वो भी एक ही किस्म की नहीं है। काबुल में ग्रुप है, एक कंधार में है। कंधार वाले निस्बतन ज्यादा हार्डलाइनर समझे जाते हैं। काबुल में जो है वो उसको जरा समझा जाता है कि बयाना रवि की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। हमारे लिए मुश्किल यह है कि हमारे अवाम को ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि जनाब वहां से तो हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से, और हम तो जो है बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारा मफाद इसमें है। लेकिन अफगान लीडरशिप को और उम्मीद है कि फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी वापस जाके अपनी लीडरशिप को ये समझाएंगे कि आप इस किस्म के अगर हमले आपकी सरजमीन पे होते रहेंगे तो एक हद तक ही पाकिस्तान की हुकूमत जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, मुझे वाइंड अप करना है आप दोनों से। मुझे एक सवाल करना है कि जैसे चाइना की तरफ से स्टेटमेंट है कि तालिबान हमसाया ममालिक की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा लें और इक़दामात करें और फिर हम इक़्तिसादी हिमायत के लिए तैयार भी हैं, इसके अलावा भी तैयार हैं। लेकिन ये कि उन्होंने ज़ोर दिया कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपका बॉर्डर संभाल करके उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो क्या अब अफ़गान तालिबान के पास ये आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, या एनी हाउ वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? ब्रिगेडियर साहब देखो, नहीं, उनके पास कंट्रोल है, उनकी अमलदारी है, पूरे मुल्क के ऊपर है, और ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारी अमलदारी नहीं है। वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें अफगानिस्तान में जो टीटीपी के साथ अलाइंड रहे। टीटीपी के साथ उनके जो नजरियाती वो है मुफाहिमत है वो है। उन्होंने जंग में जो हिस्सा लिया वो उनको वो भी याद है कि उन्होंने उनकी हिमायत की थी और जंग में उनके साथ बराबर का हिस्सा लिया था, और वो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। तो ये मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो है लड़ाई अपनी खुद लड़नी है। अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं चलती है, और अगर अफगानिस्तान को समझाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो पिछली दफा वजीर दफा गए थे और साथ DGISI गए थे, उसके बाद कुछ ना कुछ कमी आई है। और अगर आप देख रहे हैं तो जो क्लेम भी कर रहे हैं इस वक्त, वो टीटीपी क्लेम नहीं कर रही है, मुख्तलिफ और कोई जहादी नाम लेके वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान की तरफ से कुछ ना कुछ उनके ऊपर फिशार आया हुआ है, जिससे वो कम से कम अगर अभी नाम अपना नहीं लेते हैं, नाम किसी और का, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का वो नाम लेते हैं। तो ये है। और अगर अब वो फिर भी नहीं चलता है तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी भी है, पाकिस्तान के पास जो है विल होनी चाहिए कि उस कैपेसिटी को इस्तेमाल करें और टीटीपी को की जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।